नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद दीदी फ्रेंड्स और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए, क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी किताब मैं शुरू कर रहा हूं फ्रेंड्स। क्लास 6 की सारी इंपॉर्टेंट किताबें मैं खत्म कर चुका हूं। क्लास 6 की साइंस बना चुका हूं, ज्योग्राफी बना चुका हूं, हिस्ट्री बना चुका हूं। क्लास 7 की साइंस का पहला चैप्टर है जिसका टाइटल है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके भी सारे चैप्टर मैं बना चुका हूं। आप मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको क्लास 7 एनसीईआरटी की साइंस की किताब की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे मैंने सारे चैप्टर बना रखे हैं। जो लोग क्लासरूम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है ही। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। बस उनको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा और चीजों को सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमने देखा था क्लास 6 में फूड एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, बेसिकली ये आपके फूड में पाए जाते हैं और ये हमारे बॉडी प्रोसेसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है जो कि नेसेसरी हैं हमारी बॉडी के लिए। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट चाहिए। बट बात यह है कि ये फूड बनाता कौन है। क्या ह्यूमन बींग्स अपना फूड खुद बना पाते हैं? मैं घर में कुकिंग वाली बात नहीं कर रहा हूं, रॉ फूड। तो देखिए, फूड बनाने की ताकत अगर किसी के पास है तो वो प्लांट्स के पास है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स, बट ना जानवर अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ह्यूमंस अपना फूड बना सकते हैं। हम ह्यूमंस और जानवर अपना फूड कहां से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। अगर आप पालक खाते हो घर में तो पालक एक प्लांट के थ्रू आता है, तो हम लोग प्लांट्स खाते हैं। अगर आप मान लीजिए चिकन खाते हैं या आप मटन खाते हैं, मटन मतलब गोट का मीट, तो वो आप बोलोगे कि हम तो मटन खा रहे हैं, बट वो मटन कैसे जिंदा रही है? वो मटन प्लांट को खा के जिंदा रहा है। वो चिकन एनिमल प्रोडक्ट्स को खा के, प्लांट्स को खा के जिंदा रहा है। तो जो एनिमल्स भी हम लोग खा रहे हैं वो भी बेसिकली आपका प्लांट से ही आया है। आप बोलोगे कि हम मछली खाते हैं, तो मछली कहां प्लांट को खाती है? तो मछली फाइटोप्लैंक्टन्स को खाती है फ्रेंड्स। और फाइटोप्लैंक्टन्स एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं। उन फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर भी आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाने की ताकत होती है। तो चाहे वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो, चाहे वो मरीन प्लांट्स हो, इन सब के अंदर अपना खाना बनाने की काबिलियत है। एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर अपना खाना बनाने की काबिलियत नहीं है। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। आगे चलते हैं। अब बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। भाई, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में करते क्या है कि वो सन की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। और आपको पता है कि जब वो सन की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं तो वो सन की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो, और पहले भी मैंने बताया है, कि हमारी पृथ्वी पे जितनी भी एनर्जी जिस फॉर्म में भी अवेलेबल है उसका ओरिजिन एक ही है और वो है सन। अब देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स केवल वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने लिए खाना खुद तैयार करते हैं। किसके प्रयोग से? खाना तैयार के प्रयोग में उनको वाटर लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, कुछ मिनरल्स लगते हैं, फिर सनलाइट लगती है, और एक चीज होती है क्लोरोफिल, ये लगता है। ठीक है, ये रॉ मटेरियल उनको आसपास से मिल जाते हैं। जैसे कि मिनरल्स हैं तो जो उनके रूट्स हैं वो सॉइल से मिनरल खींच लेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, पानी वो रूट से खींच लेती हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स को मदद करते हैं ताकि वो अपनी बॉडीज को ग्रो कर सकें, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। अगर ऑर्गेनिजम्स का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है बॉडी का तो उसको रिपेयर करने में ये न्यूट्रिएंट्स काम देते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के सारे प्रोसेस को कर सके, चाहे वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, चाहे वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो, किसी भी चीज का प्रोसेस हो। तो आप कह सकते हो कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। और यहां पे बहुत अलग अलग तरीके की न्यूट्रिशन आ रहे हैं। जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves from simple substances is called autotrophic। यानी कि वो मोड जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, इसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। यानी ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोफोस मतलब न्यूट्रिशन। तो दिस इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसा जो करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो प्लांट्स जिसमें फोटोसिंथेसिस करने की काबिलियत है, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। वहीं पे वो जानवर, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स और इवन ह्यूमंस जो अपना खाना
प्लांट के थ्रू डिराइव करते हैं, यानी खाना प्लांट ने बनाया और वो प्लांट को खा के जिंदा है। इनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इसको कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पहली जानना चाहती है कि हमारी बॉडी फूड क्यों नहीं बना सकती कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, मिनरल से। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि भैया ये प्लांट्स फूड बना रहे हैं, बट प्लांट्स में फूड बन कहाँ रहा है, उनकी फूड फैक्ट्री है कहाँ पे। क्या प्लांट के सारे प्लांट्स में फूड बनता है या प्लांट के कुछ स्पेशल पार्ट्स में फूड बनता है। प्लांट्स फूड बनाने के लिए जो उनके रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स मतलब मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब कहां से लेके आते हैं। ठीक है, तो ये सब हमको देखने वाली बात है। तो इसको हम लोग कहां देखेंगे, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। देखिए प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्री होती है वो होती है उसकी पत्तियां। इसलिए अगर उन, अच्छा एक बात मैं शुरू करने से आपको बता दूं कि सारे प्लांट्स में पत्तियों में ही फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, कुछ प्लांट में स्टेम्स में और दूसरी जगहों पे भी फोटोसिंथेसिस होता है। पर फिलहाल के लिए समझिए ज्यादातर प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है वो पत्तियों में हो रहा है। तो अगर पत्तियों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो सारी चीजें जैसे कि CO2, मिनरल्स, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब पत्तियों तक पहुंचनी चाहिए, वाटर पत्तियों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वाटर और मिनरल्स जो कि सॉइल में है उनको रूट ऑब्जर्व करता है और वो रूट अंदर के वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू इन चीजों को यानी कि वाटर्स और मिनरल्स को लीव्स तक लेके जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लीफ सीधे सीधे एटमॉस्फेयर से खींचती है। लीफ की सरफेस पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं और ये पोर्स की चारों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं। इन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। यहां पे एक फिगर है, फिगर देखते हैं फ्रेंड्स। ये 1.2 सी वाला जो फिगर है ये एक्चुअली ये जो बीच की ओपनिंग दिखा रहा है ये स्टोमेटल ओपनिंग है और इस ओपनिंग को गार्ड करने के लिए बाहर कुछ सेल्स बनी हुई है जिनको आप गार्ड सेल्स बोलते हो। ये एक्चुअली जब आप लीफ को एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तब आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। नॉर्मली जब आप लीफ पे देखेंगे तो ये चीज आपको शायद नजर नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग बिल्डिंग्स बनती है हमारे आसपास तो हम देखते हैं उसमें ईंटें लगती हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी की ईंटें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की ईंटें वो है सेल्स। सेल्स हम नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ेगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल एक सेल से बने हुए होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं। अभी हम सेल का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो सिर्फ सेल्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सेल इनक्लोज होती है, बाहर उसकी थिन आउटर बाउंड्री होती है जिसको आप बोलते हो सेल मेम्ब्रेन। तो अगर ये एक सेल है तो इसके बाहर एक थिन आउटर बॉडी है जिसको आपने बोला है सेल मेम्ब्रेन। ज्यादा सेल्स में एक डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेट सर्कल स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियस। तो हर सेल में आपको यहाँ न्यूक्लियस नजर आ रहा है, यहाँ 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 यहाँ, ये सब न्यूक्लियस है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर दिस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो इसके चारों तरफ ये छोटा छोटा जेली सा सब्सटेंस दिख रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे साइटोप्लाज्म। तो एक सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये एक छोटी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं। बूझो यहाँ पे सोच रहा है कि भैया वाटर और मिनरल्स को सॉइल से रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, बट ये रूट्स से लीव्स तक कैसे पहुंचा। तो भैया उस प्लांट का अपना वैस्कुलर सिस्टम है, स्टेम्स हैं, कैसे पहुंचा एग्जैक्टली कौन से पार्ट ऑफ प्लांट से पहुंचा वो भी मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा, पेशेंट रहिए। फिर देखिए, waters and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the stem, the cell, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. कहने का मतलब ये है कि देखिए रूट्स ने पानी को, मिनरल्स को सॉइल से उठाया और उस मिनरल्स को ब्रांचेस, स्टेम्स और लीव्स के थ्रू उसकी इंटेंडेड जगह पे पहुंचाया। तो एक कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज है उस प्लांट के अंदर जिसको आप वैस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हो। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू इस मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इनके बारे में हम डिटेल में कहां पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में। चैप्टर 11 अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। अब पहली जानना चाहती है, पहली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन नॉट। क्या ऐसा मैकेनिज्म है एक लीफ के अंदर
कि वो फूड को बना सकती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और बाकी जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो नहीं बना सकते। तो देखिए लीव्स के पास एक खास चीज होती है, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो लीव्स होती है वो ग्रीन होती है, ऐसा नहीं है कि सारी लीव्स ग्रीन होती है, कुछ लीव्स ग्रीन नहीं भी होती है। तो जो रीजन है कि लीव्स खाना बना पाती है, उसका जो मेजर रीजन है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लीव्स को एक काबिलियत देता है कि वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करें और उसे सिंथेसाइज करके खाना बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का प्रयोग करके। ठीक है, तो सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि यहाँ पे फोटो किसको डिनोट कर रहा है, लाइट को, और सिंथेसिस किसको डिनोट कर रहा है, कंबाइन करने को। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जरूरी था, सन की लाइट जरूरी थी, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी था, पानी जरूरी था। इतनी चीजें जरूरी हैं आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए। एक यूनिक तरीके का प्रोसेस है। तो सोलर एनर्जी को कैप्चर किया लीव्स ने और उसको अपने फूड के फॉर्म में स्टोर कर लिया। ये जो फीड का फॉर्म होता है, फूड का फॉर्म होता है जो स्टोर होता है, इसको आप कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो, ये स्टार्च बोल सकते हो। इसीलिए कहा जाता है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि इन्हीं प्लांट्स को जानवर खाएंगे, ठीक है, ह्यूमंस खाएंगे, जानवरों को ह्यूमंस खाएंगे और पूरी ट्रॉफिक की चेन चलेगी। और यही चेन आपकी ओशंस में होती है। ओशंस में बस इन प्लांट्स की जगह फाइटोप्लैंक्टन आते हैं। इन फाइटोप्लैंक्टन में ताकत होती है सनलाइट का प्रयोग करके, न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करके खाना बनाना, और फिर इन फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाते हैं और बड़ी मछलियां खाती हैं। ठीक है, अब क्या आप अर्थ पे लाइफ को इमेजिन कर सकते थे इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो कोई खाना ही नहीं होता। इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका होना या ना होना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है कि प्लांट्स हैं कि नहीं है। तो खाने के लिए प्लांट्स जरूरी हो गए। क्या कोई एक और ऐसी चीज है जिसके लिए प्लांट्स जरूरी है, जिसके बिना, जिसमें प्लांट्स के बिना काम नहीं चल पाएगा? यस, एक और ऐसी चीज है जिसको आप बोलते हो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खास बात क्या होती है फ्रेंड्स? जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत जरूरी इनपुट है। तो उसका कुछ आउटपुट भी आता है ना, तो आउटपुट में आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले, उसके ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल ने काम किया, उसको बदल दिया कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में। कार्बोहाइड्रेट वो खाना है, वो स्टार्च है जो कि प्लांट्स में स्टोर होगा, और ऑक्सीजन उसका एक बाई प्रोडक्ट है जिसको प्लांट छोड़ देगा। और इस ऑक्सीजन को ब्रीद करके ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, एनिमल, ये सब सरवाइव करते हैं। ठीक है ना? तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, प्लांट्स नहीं हुए, तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं हुई तो आप सांस नहीं ले पाओगे, आप होगे ही नहीं। ठीक है, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वही मैंने बता रखा है, इस इक्वेशन को समझाया है। इस इक्वेशन को रट लीजिए, एग्जाम्स में कोड करने के काम आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर acted in the presence of sunlight in the presence of chlorophyll leads to the formation of chlorophyll and oxygen। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक स्टोमेटल ओपनिंग दिखाई थी सी वाले फिगर में। बी वाले फिगर में एक सेक्शन ऑफ लीव दिखा रखा है जिसमें बाहर की तरफ आपको गार्ड सेल्स दिखा रखे हैं, बीच में छोटा सा स्टोमेटा दिखा रखा है और क्लोरोफिल दिखा रखा है। आप इस फिगर को रट लीजिए, समझ लीजिए, और किसी एग्जाम में इसको बना देंगे तो आपके नंबर भी बढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मैं बार बार बोल रहा था, लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के दूसरे ग्रीन पार्ट्स में भी होता है। ग्रीन स्टेम्स में होता है, ग्रीन ब्रांचेस में होता है। ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस में क्यों होता है? ऑब्वियसली क्योंकि इन ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस में एक चीज होगी जिसको आप बोलते हो क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पिगमेंट बहुत जरूरी है। तो क्लोरोफिल होगा इन ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेस में, कार्बन डाइऑक्साइड आ ही जाएगी, बाकी वाटर मिनरल्स रूट से आ जाएंगे। समझ गए? अब देखिए, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, जो रेगिस्तान में होते हैं, उनकी स्केल जैसी, स्पाइन जैसी लीव्स होती है, पॉइंटेड लीव्स होती है। पॉइंटेड लीव्स क्यों होती हैं? क्योंकि उनके लीव्स पे प्रॉपर पोर्स नहीं होते। प्रॉपर पोर्स होंगे तो सारा पानी ट्रांसपिरेशन से बाहर निकल जाएगा। तो इन डेजर्ट प्लांट्स के पास ग्रीन स्टेम्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करती हैं, क्योंकि वो भी तो जिंदा है ना, जिंदा रहने के लिए खाना बनाना जरूरी है ना, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी जरूरी है। यहाँ देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लीव ले रही है और ऑक्सीजन छोड़ रही है। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स की जो लीव्स होती है ना, जो प्लांट होते हैं ना,
वो ऑक्सीजन को भी रेस्पायर करता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर से लेते हैं ये प्लांट्स, बट जितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जितनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स जितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं उससे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। अगर आप लीव्स पे टेस्ट करेंगे ना, आयोडीन टेस्ट, तो आपको पता चलेगा कि लीव्स में स्टार्च होता है, और इस स्टार्च के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि भाई लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और स्टार्च भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, खाना बना तो लीव्स ने क्या बनाया, लीव्स ने कार्बोहाइड्रेट्स बनाया। फिर बूझों के दिमाग में आया कि भाई मैंने तो बहुत डीप रेड कलर की लीव्स देखी हैं, वॉयलेट कलर की लीव्स देखी हैं, ब्राउन लीव्स देखी हैं, तो ये लीव्स आपकी ग्रीन नहीं है, तो क्या ये भी फोटोसिंथेसिस करती हैं? इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में। आप दो पॉटेड प्लांट्स लीजिए एक ही तरीके के, मतलब आपने एक प्लांट लिया गमले में लगा हुआ, छोटे छोटे ले सकते हैं। एक को आप डार्क में रखिए, बिल्कुल ब्लैक बॉक्स में, उसको रोशनी से एकदम दूर रखिए 72 घंटे के लिए, और दूसरे को आप सनलाइट में रखिए और फिर उस पर आयोडीन टेस्ट करिए। तो आप आयोडीन टेस्ट करोगे उनकी लीव्स पे, दोनों प्लांट्स की लीव पे, वो आयोडीन टेस्ट जिससे कि आप स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट पता कर रहे थे। आयोडीन टेस्ट के बारे में मैंने क्लास 6 में बताया था, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, और आपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करिए। नाउ लीव द पॉट व्हिच वाज अर्लियर kept in the dark in sunlight for 3-4 days and perform iodine test again on its leaf, record your observations। बेसिकली होगा क्या, देखिए, उस पॉट को जिसको आपने अंधेरे में रखा है 3-4 दिन के लिए, तो 3-4 दिन में अंधेरे में होने की वजह से उसको सनलाइट नहीं मिल रही। जब उसको सनलाइट नहीं मिल रही तो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च बना नहीं रहा। तो जब वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बना नहीं रहा, उसका कार्बोहाइड्रेट स्टार्च खत्म हो गया, उस पर जब आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है ही नहीं। जिस चीज को, जिस प्लांट को आपने सनलाइट में रखा था, उस प्लांट पे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई स्टार्च है इसके पास आयोडीन टेस्ट के थ्रू। अब वही प्लांट जिसको आपने 72 घंटे के लिए सनलाइट से दूर रखा था, अंधेरे में रखा था, उसको निकाल के जब आप सनलाइट में रख देंगे, प्रॉपर पानी देंगे, तो आप फिर से देखेंगे कि उसने अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू कर दिया, स्टार्च बनना शुरू हो गया है। और 3-4 दिन उसको धूप में रखने के बाद जब आप फिर से उस पर स्टार्च आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें स्टार्च मिल रहा है। आपको इस एक्टिविटी के थ्रू बस यही बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर सनलाइट है तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, अगर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं है तो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन नहीं। आगे बात करते हैं, कुछ ऐसी लीव्स भी होती हैं जो ग्रीन नहीं होती हैं, उसमें बाकी कलर्स होते हैं, जैसे कि उसमें आपको रेड मिलेगा, ब्राउन मिलेगा। तो किसी किसी लीव्स में रेड पिगमेंट आ जाए, किसी किसी लीव्स में ब्राउन पिगमेंट आ जाए। जैसे ये इस तरीके की लीव्स आपको अक्सर कर देखती हैं, ऐसी लीव्स भी दिख जाती हैं, ऐसी भी दिख जाती हैं, ऐसी भी दिख जाती हैं, तो ये ग्रीन नहीं है। तो आपको लगेगा ग्रीन नहीं है तो इसमें क्लोरोफिल नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, इसमें क्लोरोफिल है। बस बात यह है कि जो बाकी कलरों का पिगमेंट है वो इन लीव्स में डोमिनेंट हो गया है, तो उसके डोमिनेंट होने की वजह से जो ग्रीन कलर है वो दब गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है और इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि जिन लीव्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा वो टूट टाट के बिल्कुल चूरे जैसी हो जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर ताकत ही नहीं होगी सर्वाइव करने की। स्टार्च जरूरी है एक लीफ और एक प्लांट के जीने के लिए, ठीक है। फिर आपको कभी कभी छोटे छोटे ग्रीन कलर के पैचेस नजर आएंगे स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में, पॉन्ड्स में। कभी कभी अगर स्विमिंग पूल के पानी को बहुत दिन तक आप साफ ना करो ना, तो ये ग्रीन पैचेस आपको स्विमिंग पूल में भी नजर आने लगते हैं। ये होता क्या है? एक्चुअली ये एल्गी होती है। और आप सोच सकते हैं कि एल्गी ग्रीन क्यों होती है कलर में? ऑब्वियसली क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये एल्गी अपना खुद खाना बना सकती है, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो स्टैग्नेंट वाटर में कभी कभी एल्गी ग्रो कर जाती है, थोड़ी बहुत एल्गी का ग्रो करना ठीक है, बट जरूरत से ज्यादा अगर एल्गी ग्रो कर रही है तो मतलब पानी पॉल्यूटेड हो रहा है। अब हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो अभी तक आपने उन प्लांट्स को देखा जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, अपना कार्बोहाइड्रेट स्टार्च खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। अब अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करो तो ये कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने हुए होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स फ्रेंड्स आपके कार्बन के बने हुए होते हैं, हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं, ऑक्सीजन के बने होते हैं। और इन कार्बोहाइड्रेट से बाकी कंपोनेंट्स ऑफ फूड बनेंगे, यानी इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन्स बनेंगे, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से फैट्स बनेंगे। सवाल आता है कि बनेंगे कैसे? देखिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या फर्क है? प्रोटीन में आपको नाइट्रोजन नजर आएगा। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस।
क्योंकि इसमें होता है नाइट्रोजन। अब सवाल आता है कि भैया प्लांट्स के पास नाइट्रोजन कहाँ से आया? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझा हमने, कार्बोहाइड्रेट बने जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कहां से आया? नाइट्रोजन कहां से आया? आपको पता है फ्रेंड्स कि हमारे एयर का एक मैक्सिमम हिस्सा, मेजर हिस्सा नाइट्रोजन का है, बट वो गैसियस फॉर्म में, इनर्ट फॉर्म में है, वो रिएक्ट नहीं करता चीजों से सीधे सीधे। तो वो नाइट्रोजन आपका प्लांट में कैसे पहुंचा? प्रोटीन के फॉर्म में, क्योंकि प्लांट सीधे सीधे तो नाइट्रोजन को हवा से खींच नहीं सकते। इसीलिए होता यह कि जो सॉयल होता है, जो आपका मिट्टी है, जमीन है, सॉयल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदलेंगे और फिर उसको सॉयल में छोड़ देंगे। तो क्या होगा कि सॉयल में ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को पकड़ के सॉयल में रिलीज कर सकते हैं। उनके पास इस नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेबिलिटी है। तो दीज आर एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से पकड़ के सॉयल में मिला दिया, फिर सॉयल में नाइट्रोजन आ गया है। अब जो रूट्स हैं प्लांट की, वो सॉयल से नाइट्रोजन को खींच लेंगी पानी के साथ मिला के और प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा देंगी। दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, कि आपको पता है कि हम लोग जब फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं सॉयल में, तो फर्टिलाइजर मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि यूरिया मिलाया जाता है। यूरिया की खास बात क्या होती है कि वो बहुत नाइट्रोजन रिच होता है। तो फर्टिलाइजर्स रिच नाइट्रोजन को हम लोग मिलाएंगे सॉयल में, तो इस तरीके से भी आपका नाइट्रोजन सॉइल में आ जाएगा और फिर रूट्स उसको खींच लेंगी सॉइल से, और फिर प्लांट्स प्रोटीन्स को और विटामिन को बना सकते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सॉइल में एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनपीके रेशियो होना जरूरी है। एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पी स्टैंड्स फॉर फास्फोरस, के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का एक एप्रोप्रिएट, एक बैलेंस्ड मिक्सचर होना जरूरी है सॉइल में। अगर आप ऐसा कोई फर्टिलाइजर मिलाते हो जो इस मिक्सचर के बैलेंस को तोड़ देगा, तो वो लॉन्ग टर्म में सॉइल की क्वालिटी को गिरा देगा। इसलिए एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया अच्छा नहीं माना जाता है। दो और तरीके के आपके फर्टिलाइजर्स आते हैं, एक होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, एक होता है म्यूरेट ऑफ पोटैश। यूरिया के साथ साथ दो और फर्टिलाइजर आते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटैश। बट यूरिया हमेशा से, इससे बहुत सारी सब्सिडी रही है सरकार की, इसलिए लोग जो फार्मर्स हैं उन्होंने यूरिया ज्यादा इस्तेमाल किया है। डाई अमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटैश को इतना इस्तेमाल नहीं किया है, जो कि लॉन्ग टर्म में जिसने हमारी सॉइल क्वालिटी को गिराया है। तो दो तरीके की सॉइल नजर आया आपको, एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू सॉइल में नाइट्रोजन आया, आपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बदल दिया और सॉइल में मिला दिया, दूसरा फर्टिलाइजर मिला के आया। अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को हम लोग बाद में समझेंगे। कुछ दूसरे मोड समझते हैं न्यूट्रिशन के फ्रेंड्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वो कैसे सरवाइव करेंगे और वो कहां से न्यूट्रिशन लेंगे? फिर जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स कुछ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, तो ये प्लांट भी हैं जो जो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करेंगे। यानी वो प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, वो कैसे उगेंगे? तो वो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। कौन से मोड से? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे एक फिगर से दिखाया गया आपको 1.5 में। यहाँ पे देखिए एक येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको इस पेड़ के ऊपर। ये पेड़ आपको प्रॉपर नजर आ रहा है, इसके ऊपर एक येलो येलो रंग का स्ट्रक्चर पूरे पेड़ पे फैला हुआ नजर आ रहा है फ्रेंड्स, पूरे पेड़ पे फैला हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ये क्या है? इस प्लांट को बोला जाता है कुस्कुटा अमरबेल। तो ये जो ऊपर उस पेड़ के ऊपर येलो येलो रंग का स्ट्रक्चर फैल रहा है, उसको आप कुस्कुटा बोलते हो, अमरबेल बोलते हो। और इस अमरबेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना खाना, रेडीमेड फूड उस ट्री से लेता है जिसके ऊपर ये क्लाइंब कर रहा है, और जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब कर रहा है उसको आप बोलते हो होस्ट। अब होस्ट के बहुत सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को ये खींच लेता है, इसलिए इसको पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो कुस्कुटा नाम का जो बेल है, ये वो ट्री के ऊपर ग्रो कर रहा है। अब इस ट्री से तो अपना न्यूट्रिशन खींच रहा है, लेकिन क्या ट्री को कुछ मदद कर रहा है? नहीं। ये कुस्कुटा नाम का अमर बेल ये ट्री को कोई मदद नहीं कर रहा है, उल्टा नुकसान पहुंचा रहा है ट्री को। तो अगर वो ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो क्या हुआ? वो हुआ पैरासाइट। तो क्या एनिमल्स और हम ह्यूमंस भी पैरासाइट्स हैं? हम प्लांट से अपने खाने को खींच रहे हैं, क्या हम प्लांट्स को कुछ दे रहे हैं? अगर हम प्लांट्स को कुछ नहीं दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम पैरासाइट ही हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स को प्लांट करें, उनका ध्यान रखें, ज्यादा पेड़ पौधे ना काटें, ट्रीज ना काटें,
तो शायद हम अपने आप को पैरासाइट की कैटेगरी से हटा पाएंगे। अगर हम अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं हमारे प्लांट लाइफ का, तो हम पैरासाइट ही हैं। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, ये मेरा व्यू पॉइंट है, बाकी आप अपने टीचर से, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। फिर पहली जानना चाहती है जो मॉस्किटोज होते हैं, बेड बग्स होते हैं, लाइस होते हैं, लीचर्स होते हैं, ये हमारा ब्लड सक करते हैं, क्या पैरासाइट्स हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, ये जो मॉस्किटोज हैं, ये जो मच्छर हैं, ये आके हमारे स्किन पे बैठेंगे, हमारा खून चूसेंगे, हमें बीमारियां भी दे सकते हैं और अपने आप को उबाएंगे। क्या हमको मॉस्किटोज से कोई फायदा है? हमें मॉस्किटोज से कोई फायदा नहीं। तो आप कह सकते हो कि एज फार एज मॉस्किटोज हमारा खून अगर चूस रहे हैं तो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो पैरासाइट ही आप इन्हें बोल सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि रेगुलरली हमारे ऊपर ये नहीं पनपते, मॉस्किटोज हमारे ऊपर रहते नहीं है, तो उस सेंस में पैरासाइट नहीं है, बट ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारा खून चूस रहे हैं और हमें इनसे कोई फायदा नहीं। क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स का नाम सुना है जो एनिमल्स को खाते हैं? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकते हैं और उनको खा के पचा भी लेंगे, और ये बहुत अमेजिंग है, ठीक है ना। ये प्लांट्स ग्रीन कलर के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस करने की ताकत होती है, दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस, उसके बाद भी ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करके खाते हैं। ये फिगर 1.6 में आपको इस तरीके के प्लांट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर लाइक जग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये जग लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जब कोई इंसेक्ट जाएगा, अंदर वो जाएगा तो अंदर हेरी रंग का स्ट्रक्चर होता है, तो इस जग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हेरी रंग का स्ट्रक्चर होता है, उस हेरी रंग के स्ट्रक्चर में वो इंसेक्ट फंस जाएगा और ऊपर से फिर ये लिड क्लोज हो जाएगी, तो वो इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाएगा और वो प्लांट उस पूरे इंसेक्ट को पचा ले जाएगा। तो एक लिड होती है, वो बंद हो जाती है, जिससे इंसेक्ट निकल नहीं पाता, और इस जग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हेयरी स्ट्रक्चर होता है। तो इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, और जैसे इंसेक्ट इस पिक्चर के अंदर जाएगा, लिड बंद हो जाएगी और इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा उन हेयर्स में। तो लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व्ड। तो आप कह सकते हैं कि जब ये इंसेक्ट अंदर गया, उस पिक्चर के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट होंगे और वो उस इंसेक्ट को दबा के पचा के उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेंगे, और ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, यानी इंसेक्टिवोरल प्लांट्स। अब यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है कि इन प्लांट्स को वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते उस सॉइल से जहां ये ग्रो करते हैं? बिल्कुल सही बात है, नहीं मिलते फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्लांट्स हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल की कमी नहीं होती है, बट वो ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहां पे उनको एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स नहीं मिलते हैं सॉइल से। जब उनको मिनरल्स नहीं मिलेंगे सॉइल से, जब उनका वैस्कुलर सिस्टम इतना डेवलप नहीं होगा कि वो रॉ मटेरियल्स को उठा सके सॉइल से, उस केस में उनको मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी एक अल्टरनेटिव मोड से, और उस केस में वो प्लांट्स क्या बन जाएगा? उस केस में वो प्लांट बन जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इसीलिए आपको समझ में आया कि इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स? भले उसके पास फोटोसिंथेसिस करने की ताकत हो, अगर वो किसी ऐसे सॉइल में ग्रो कर रहा है जहां पे उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए केवल क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारी और चीजों की जरूरत भी होती है जो मैंने आपको ऊपर बताई, और बाकी चीजें नहीं मिली तो उसको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। कैसे पूरी करेगा? तरीका मैंने देख लिया, बता दिया आपको। फिर हम सैप्रोट्रॉफ की बात करते हैं फ्रेंड्स। ये सैप्रोट्रॉफ क्या होते हैं? आपने मशरूम के पैकेट देखे होंगे फ्रेंड्स। मशरूम मार्केट्स में बहुत बिकते हैं और बहुत सारे लोग मशरूम खाते भी हैं, बहुत सारे लोगों की फेवरेट डिश होती है मशरूम। मुझे उतना पसंद नहीं, बट बहुत लोगों को पसंद आता है। वो अम्ब्रेला लाइक पैच होता है जो कि मॉइस्ट सॉइल्स में, रॉटिंग वुड पे, सड़े हुए वुड पे ग्रो करता है रेनी सीजन में। यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का होता है मशरूम। अब हमको यहाँ पे पता करना है फ्रेंड्स कि what type of nutrients they need to survive and from where they get them। यहाँ पे प्रॉपर प्लांट पे ग्रो करता हुआ नजर नहीं आ रहा है मशरूम, सड़े हुए वुड पे ग्रो कर रहा है, आपका मॉइस्ट सॉइल में ग्रो कर रहा है। तो इसके ग्रो करने के पीछे क्या लॉजिक हमको ये देखना है। तो बूझो wants to know how these organisms acquire nutrient। They do not have mouths like animals do। They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make by photosynthesis। तो ना ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना सकते हैं, ना ये जानवरों की तरह अपना खाना खा सकते हैं, ना ये प्लांट्स को खा सकते हैं। तो जब ये खा ही नहीं सकते, तब ये अपना खाना कहाँ से ला रहे हैं? तो इसको समझने के लिए आपको फंजी के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा।
और फंजी कंसेप्ट को मैं इस एक्टिविटी से समझाता हूं। देखिए, आप एक पीस ऑफ ब्रेड को लीजिए और उसको गीला करिए, मॉइस्चन करिए और उसको वार्म प्लेस पे 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप देखोगे कि उस पर कुछ येलो येलो रंग के फ्लफी पैचेस पड़ने लगेंगे। जैसे आपको ये पैचेस नजर आएंगे, आप बोलोगे सड़ने लगे। तो सड़ने कैसे लगे, उस पर किस चीज का ग्रोथ हो रहा है। आप इन पैचेस को अगर हो सके तो अपनी केमिस्ट्री लैब में ले जाके अपने स्कूल में कहीं पे मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप से देखिए और फिर आप अपने ऑब्जर्वेशन को लिखिए। कॉटन लाइक थ्रेड्स आपको उस ब्रेड के ऊपर निकलने शुरू हो जाएंगे और आप बोलोगे कि यार ये ब्रेड तो सड़ने लगी। इनफैक्ट जब आप ब्रेड को लेके आते हो फ्रेंड्स, कभी कभी आप देखोगे कि ब्रेड बहुत दिन तक रखी रह गई बाहर, ठीक है, बाहर रखी रहेगी, उसको आपने फ्रिज में नहीं रखा तो भी वो सड़ने लगती है, उस पर इस ग्रीन ग्रीन रंग के पैचेस आने लगते हैं। और ये होता तब है, खासकर ये तब ज्यादा होता है जब बहुत ज्यादा ह्यूमिड कंडीशंस हो। तो ये जो ऑर्गेनिज्म, जो कॉटन लाइक ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं ना यहाँ पे इन पिक्चरों में, इनको आप बोलते हो फंगी। जब ये नॉर्मली ग्रो करने लगती है हमारे घर में तो हम बोलते हैं भैया चीज सड़ने लगी, खराब होने लगी। तो ये जो फंगी है, एक्चुअली दिस इज अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगी क्या करते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं ब्रेड से। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, इट इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स मरी हुई चीजों से, डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स को खींचते हैं और दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिजम्स इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करके अपना खाना बनाते हैं उनको बोला जाता है सेप्रोट्रॉप्स। ये सेप्रोट्रॉप्स अचार में भी उगते नजर आएंगे, लेदर पे भी उगते नजर आएंगे, क्लॉथ्स पे भी उगते नजर आएंगे। यानी ये लेदर और क्लॉथ्स पे भी फीड कर रहे हैं। तो बहुत सारे दूसरे आर्टिकल्स पे उगते नजर आएंगे हॉट और ह्यूमिड वेदर पे। तो आप देखोगे कि ये जो फंगी का जो कंसेप्ट है, जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो कंसेप्ट है, दो जगहों पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा। एक तो बहुत गर्मी हो, दूसरा बहुत ह्यूमिड वेदर हो। तो अगर आप मुंबई या गुजरात टाइप के जगहों पे रहते हो तो सुबह अगर आप दूध गर्म करके उसको दिन भर के लिए छोड़ दो, ठीक है, दिन भर के लिए उसको छोड़ दो, उसको फ्रिज में मत रखो, तो आप देखोगे दूध शाम तक फट जाता है, ब्रेड शाम तक खराब हो जाती है उतनी गर्मी में। क्यों? क्योंकि ह्यूमिड वेदर में और हॉट वेदर में ये फंगीज ग्रो करना शुरू कर देते हैं और ये बहुत सारी चीजों को स्पॉइल कर देते हैं। आप घर में पूछिए कि फंगी कहां कहां से आ रहे हैं तो आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे। ये फंगल स्पोर्स आपके एयर में होते हैं। यहाँ पे एक पहेली के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि पहेली के पास एक बहुत ब्यूटीफुल जूते हैं जो कि वो बहुत स्पेशल ओकेजन से पहनती थी, लेकिन उसने देखा कि रेनी सीजन के दौरान उसके फंगी जूते खराब हो गए। तो एकदम से ये जो फंगी हैं वो रेनी सीजन में कैसे आए? फिर बूजो ने देखा कि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने बताया कि उसके व्हीट फील्ड्स को, गेहूं को खेतों को उसने फंगस के एक डिजीज ने खराब कर दिया। फिर पहेली ने बूझो को बताया कि भैया देख, बहुत सारे ऐसे फंगी होते हैं जैसे यूज्ड मशरूम जो कि यूजफुल होते हैं, बट कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो प्लांट्स में डिजीज कर देते हैं, एनिमल्स में डिजीज कर देते हैं, इवन ह्यूमंस में भी डिजीज कर देते हैं। कुछ फंगी को एज मेडिसिन भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, ये फंगी जब लैंड करते हैं वेट और वार्म थिंग्स पे, तब ये जर्मिनेट करते हैं और ग्रो करते हैं। अब आपको यहां पे समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स कि गर्मी के दौरान, खासकर गर्मी के दौरान, आप चीजों को ड्राई क्यों रखते हो? आप चीजों को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हो? रेफ्रिजरेटर में रहने से दो चीजें होती हैं। एक तो रेफ्रिजरेटर में मॉइस्चर का कंटेंट कम होता है, रेफ्रिजरेटर की हवा होती है ड्राई। दूसरा वो होता है ठंडा। तो हॉट और ह्यूमिड दोनों कंडीशन को नलीफाई कर देता है रेफ्रिजरेटर। इसीलिए चीजों को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है कि एक तो उसका टेम्परेचर कम रहे तो फंगी की ग्रोथ नहीं होगी, दूसरा ड्राई रहे। क्योंकि अगर मॉइस्ट और वेट कंडीशंस आ गई और गर्मी मिल गई तो फंगी ग्रो करने लगेगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं और शेल्टर को, रहने की जगह को और न्यूट्रिएंट्स, खाने पीने की चीजों को शेयर करते हैं। इसको बोला जाता है सिम्बियोसिस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो प्लांट्स की जड़ों में रहते हैं। प्लांट उस फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और बदले में वो जो फंगस है प्लांट को वाटर और कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। एक बहुत स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसमें बोलते हैं लिचेंस। तो जो लिचेंस ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है। यानी लिचेंस कॉम्बिनेशन होगा किसका? एल्गा का और फंगस का। तो एल्गा फंगस साथ में रहते हैं, तो एल्गा फंगस जब मिल गया तो क्या बन गया? लिचेंस। फंगस क्या करेगा? वो एल्गी को रहने की जगह प्रोवाइड करेगा, पानी प्रोवाइड करेगा, मिनरल्स प्रोवाइड करेगा।
और फंगी को एल्गा क्या देगा? फंगी को एल्गा देगा बना बनाया खाना, क्योंकि एल्गा के अंदर खाना बनाने की ताकत है। तो फंगस और एल्गा जब मिल के रह रहे हैं तो वो हो गए लिचेस। तो इस अरेंजमेंट में एल्गा को क्या मिला? एल्गा को फंगस ने दिया खाना, रहने की जगह और मिनरल्स। बदले में फंगी को एल्गी ने क्या दिया? बना बनाया खाना। अच्छा, एक चीज मैं गलती से बोल गया, ये जो एल्गा है ना, इसको फंगस क्या देगा? फंगस उसको रहने की जगह देगा, पानी देगा, मिनरल्स देगा। बना बनाया खाना फंगस को मिलेगा किससे? एल्गा से। तो बेसिकली इस अरेंजमेंट में ये जो एल्गा है ये खाना बना रहा है, इसके पास फोटोसिंथेसिस की ताकत है। फंगस के पास फोटोसिंथेसिस की ताकत नहीं है, बट फंगस के पास ये ताकत है कि वो एल्गा को रहने की जगह दे सकता है, पानी दे सकता है, मिनरल्स दे सकता है। आई होप मैंने बार बार बोल के अपनी चीज को क्लियर कर दिया। अब हम देखेंगे कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कैसे किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं वो बड़े बड़े फील्ड्स में अपना मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। गार्डनर्स लॉन्स में इन फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करते हैं। आप जो आपके पास गमले होते हैं घर में उसमें करते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि ऐसा किया क्यों जाता है। जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को खींचते हैं, पानी को खींचते हैं, इसलिए पानी भी रेगुलरली जड़ों में डाला जाता है, ये आपको पता है। लेकिन जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे वो सॉइल से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को खींचता रहेगा। और इन फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में होता क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, एनपीके, ये तीन मेन बताए, हालांकि और भी बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वैसे वैसे सॉइल से इस नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। इसलिए रेगुलरली हमको उस सॉइल में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस को डालते रहना है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल, एंड वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट। क्योंकि प्लांट तो सीधे सीधे न्यूट्रिएंट्स खींच रहे हैं सॉइल से, तो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स खींचे तो सॉइल में भी तो न्यूट्रिएंट होने चाहिए, यानी एनपीके और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रॉप प्लांट्स बहुत सारा नाइट्रोजन खींचते हैं और धीरे धीरे जो सॉइल है वो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट हो जाएगा। अब आपको पता है कि भैया एयर में जो नाइट्रोजन है वो प्लेंटी में अवेलेबल है, लेकिन वो नाइट्रोजन गैस जो एयर में है उसको सॉइल में लाने की ताकत हर प्लांट में नहीं होती। और प्लांट जैसा हवा में नाइट्रोजन है उसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्लांट्स अपने लीफ के पोर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड तो खींच सकता है, नाइट्रोजन नहीं खींच सकता है। नाइट्रोजन उनको सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, पानी के साथ मिली हुई सॉइल में। वो कैसे मिलेगा? तो देखिए, एक बैक्टीरियम होता है राइजोबियम। अब मैं वो तरीका बता रहा हूं जिस तरीके से मैंने बताया था कि भैया सॉइल में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में यूजेबल फॉर्म में ले आएंगे। उस बैक्टीरिया को एक्चुअली बोला जाता है राइजोबियम। राइजोबियम के अंदर ये ताकत होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन ये राइजोबियम अपना खुद का खाना नहीं बना सकता। अब खास बात होती है कि राइजोबियम रहता कहां है? तो राइजोबियम रहता है जड़ों में। किसकी? ग्राम की, पीस के, मूंग के, बीन्स के और अदर लेग्यूम्स के। खासकर ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहता है। अब यहाँ पे लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस कॉन्सेप्ट प्लांट्स का कॉन्सेप्ट है। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में राइजोबियम रहता है। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू राइजोबियम को खाना प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, यानी राइजोबियम को बैक्टीरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, यानी कि ये जो राइजोबियम है जो इन लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में है, उन रूट्स में रह के इस राइजोबियम के अंदर ताकत है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदल सकता है। लेकिन उसके पास अपना खुद का खाना बनाने की ताकत नहीं है, शेल्टर नहीं है। तो ये जो प्लांट के रूट्स हैं वो उस राइजोबियम को शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, साथ साथ बना बनाया खाना प्रोवाइड करती है। और इस रिलेशनशिप को बोला जाता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों को फायदा हो रहा है। उस लेग्यूमिनस प्लांट को क्या फायदा हो रहा है? उसको सॉइल में नाइट्रोजन मिल रहा है। उस बैक्टीरिया राइजोबियम को क्या फायदा हो रहा है? उसको शेल्टर मिल रही है, खाना मिल रहा है। और दिस एसोसिएशन इज फॉर ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown. Most of the pulses dals are obtained from leguminous plants. यानी कि जहां पे अगर आप रेगुलरली लेग्यूमिनस प्लांट्स की खेती कर रहे हो वहां पे आपको केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा डालना अच्छा नहीं होता। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ और डेंजरस चीजें भी होती हैं।
ठीक है, जो सॉइल क्वालिटी को, नेचुरल सॉइल क्वालिटी को खराब करता है, खाने को कम ऑर्गेनिक बनाता है, फिर न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस करता है। इसलिए नेचुरली अगर आपको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट सॉइल में पूरी करनी है तो आप लेग्यूमिनस प्लांट्स की खेती करिए, एक टर्न बाय टर्न, तो नाइट्रोजन फुलफिल होता रहेगा आपका सॉइल में। समझ गए? तो लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन की ताकत होती है, चूंकि इनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में ताकत नहीं होती, जैसे व्हीट में ताकत नहीं है, राइस में ताकत नहीं है, बट पल्सेस दालों में ताकत है। तो इस चैप्टर में आपने ऑटोट्रॉफ्स के बारे में जाना। आपने देखा कुछ प्लांट्स पैरासिटिक होते हैं, कुछ सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। पैरासिटिक दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं, दूसरे प्लांट से, और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। सेप्रोट्रॉफिक मरते हुए चीजों से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे। सारे एनिमल्स को हेट्रोट्रॉफ कहा जाएगा क्योंकि वो दूसरे प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है खाने के लिए। क्या आप कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोर प्लांट्स पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स हैं? बिल्कुल पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि चूंकि वो कीड़ों को मार के खा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फोटोसिंथेसिस के अलावा एक दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स होंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ कीवर्ड्स का मतलब समझा है। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं ये? ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हेट्रोट्रॉफ्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्रोट्रॉफिक, स्ट्रोमाटा, सब कुछ मैंने बताया है। फिर आगे हमने क्या क्या सीखा है? हमने देखा कि सारे फ्रेंड्स को फूड, सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए और वो उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी पाने के लिए, ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने कस्कटा प्लांट को देखा, अमरबेल, जो कि एक पैरासाइट है, वो होस्ट प्लांट से खाना ले रहा है और होस्ट प्लांट को नुकसान भी पहुंचा रहा है। प्लांट सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस का इंतजार करते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। फिर कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस, कार्बोहाइड्रेट, ये बनते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स प्लांट्स, तो लीव्स प्लांट्स में सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है, और इस प्रोसेस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ करके जिंदा रहते हैं। बहुत सारे फंजी मरे हुए डिकेइंग मैटर से या डेड मैटर से अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं, इनको सेप्रोट्रॉफ बोला जाता है। मशरूम इसका एक एग्जांपल है जिसको हम लोग खाते भी हैं। सारे फंगी, सारे ईस्ट डेंजरस नहीं होते हैं, बहुत सारे फायदेमंद भी होते हैं, कुछ खतरनाक भी होते हैं। ये हमको क्लासिफाई करना है कि कौन सा फायदेमंद है और कौन सा खतरनाक है। और कुछ प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। वो कुछ प्लांट्स में आपके आ गए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जिसकी बात मैंने ऑलरेडी आपसे इस चैप्टर में की है, उनको कार्निवोरस प्लांट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला चैप्टर खत्म होता है फ्रेंड्स। आई होप मैं आपको कुछ सेंसिबल बातें समझा पाया हूँ। ये सारी एक्सरसाइजेज अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके सॉल्यूशन कराऊं, मैं बहुत खुशी खुशी कराऊंगा, बशर्ते एक साइजेबल अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट आए इनके सॉल्यूशंस के लिए मेरे पास। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अगर आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, तो यूट्यूब की एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से काम करती है कि ज्यादा लाइक या ज्यादा इंटरैक्टेड वीडियो को ज्यादा प्रमोट करती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।